Good morning, students and my dear friends. A very warm welcome to our physics point class. Today we will study another important topic that is called vector product of two vectors, or it may be called cross product of two vectors. In last class we have studied about dot product of two vectors. तो आज हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सबसे पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर जैसा कि इसका नाम बताता है, हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स के बीच में. तो हम लोग इसे नॉर्मली कैसे लिखते हैं, पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसका क्रॉस कराना है वेक्टर बी के साथ. तो क्या कहता है, इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, और इनके बीच में जो एंगल है जिसे साइन थीटा कहते हैं, और प्लस इसकी डायरेक्शन है जिसको एन कैप से दिखाया जाता है. ये हमारे पास इसका एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का. अब इसको हम दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखाएं कि ये है. पहले तो इस स्टेटमेंट में लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये है क्या. तो ध्यान से देखना, ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए माना जाता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को बी मान रहे हैं, और थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है, और एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन. अब ए एन कैप किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एन कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर which is perpendicular to the plane containing वेक्टर A and वेक्टर B. ओके, ये हमारे पास कुछ इसके डिस्क्रिप्शंस हैं. तो अब हम इसको पहले लिखते हैं, किसमें पहले लिखेंगे इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में. तो कैसे लिखेंगे, देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर. क्या होता है एक वेक्टर, वो क्या होता है कि स्केलर विच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड of these vectors. These माने वेक्टर A and B, and sine angle of vector, sine angle between them, sine angle between them, and its direction, given by n कैप. डायरेक्शन किससे दिखाई जा रही है, n कैप से. यूजिंग कौन सा रूल फॉलो करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा इसकी डायरेक्शन को दिया जाएगा. अब मैं आपको इसकी डायरेक्शन दिखाता हूं कैसे निकलती है. ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट हो गई नॉर्मली रिटन स्टेटमेंट, और ये हमारे बन गए डिस्क्रिप्शंस हो गए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए के बराबर होता है, वेक्टर बी का मॉडुलस में लगा लेते हैं बी का, थीटा इन दोनों के बीच एंगल, और एन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करता है. ये मान लीजिए आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. ओके, तो हमें पता है ये इस प्लेन में लाइन रखता है. तो अब हमारा ये वाला जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में स्क्रू रूल है. तो स्क्रू रूल आपने सीखा है कि कैसे डायरेक्शन देगा, ऐसे. ओके, अब यहाँ दो चीज ध्यान से देखिए. तो ये आपका एन कैप हो गया,
ठीक है। अब एन कैप किसकी डायरेक्शन देख रहा है, पहले तो ये देखो, एन कैप गिव्स डायरेक्शन इन दोनों से जो मेन वेक्टर बना, कौन सा वेक्टर, ये बना ना, क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर इज ए वेक्टर गिवन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है। लेट इट इज सी, लेट इट इज सी वेक्टर, मान लो सी वेक्टर जो रिजल्टेंट था। अब ये यहाँ कैसे काम करता है वो देखेंगे। जब हम ए से बी की तरफ इसे ट्विस्ट करें या बी से ए की तरफ, अगर हम इसे ए से बी की तरफ करते हैं इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन बी से करें तो एंटी क्लॉकवाइज। मींस इफ वी मूव, हम क्या करें, इसको क्लॉकवाइज घुमाएं। इफ वी मूव from vector A to B in clockwise direction, then its resultant direction will be perpendicular to both of them, परपेंडिकुलर तो जाएगी। अब ये किस में जाएगी, अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। ये पेज है, जैसे सपोज करो हम यूं घुमाते हैं तो पेज अंदर जाता है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन विल परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम एंड गोज इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ जाती है। और अगर हम उल्टा कर ले, इफ वी मूव फ्रॉम, मूव मीन्स रोटेट, घुमाना, ठीक है। इफ वी मूव फ्रॉम वेक्टर बी टू ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, in anti-clockwise direction, then its resultant vector C have direction perpendicular to both of them and goes आउटवर्ड। मतलब हम बीसी में थे, बाहर की तरफ आएगा, और ये मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम एंड गोज आउटवर्ड। अब आउटवर्ड किसके, ये परपेंडिकुलर प्लेन के, गोज आउटवर्ड टू प्लेन, प्लेन से बाहर की तरफ। क्लियर, ये बात हो गई हमारे पास। जब हम वेक्टर को ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन अंदर जाएगी, और जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे बी टू ए तो वो बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरह से हम लोग इनकी डायरेक्शन पकड़ते हैं, और डायरेक्शन इसकी होती है हमेशा नॉर्मल है उन वेक्टर, उस प्लेन के जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर मौजूद होते हैं। ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। अब हम इसका पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालने के लिए अब हम क्या करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे निकालेंगे। अच्छा, वो अभी जो मैंने ए बी एंगल बनाया था, तो मैंने आपको बताया था ना, ये वेक्टर ए और बी, इसमें थीटा रहेगा, तो ध्यान रखिए थीटा यहाँ होता है, और जब ये घूमता है तो प्लेन में ऐसे चलता है। उसकी दोनों डायरेक्शन मैंने बता दी कि वेक्टर ए को आप बी से किस तरह घुमाओगे, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है, उसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को समझना है। तो मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी ये वाला है। अब मैंने क्या करा, इसको पैरेललोग्राम को पूरा कर लिया। मुझे पता है इसकी डायरेक्शन यहाँ से निकल जाएगी ट्रायंगल बनाने मैंने, तो ओ पी क्यू एंड आर। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ये मुझे किसी भी नाम पे कर सकते हैं, मान लिया एच पॉइंट पे काटता है और ये मेरा एंगल है थीटा इनके बीच का। ये मैंने पिक्चर बनाई है, तो मैं कह रहा हूं कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन बाय OP and OR sides of parallelogram. Okay. Join R to P and draw perpendicular RH on OPX vector. OP एक्सिस के ऊपर मैंने RH एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो एंड सच दैट ये बन गया ROP थीटा। ओके, नाउ magnitude of vector A and vector B given as, ऐसे दिया जाएगा वेक्टर A वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AB sin थीटा। अब बात यह आई कि वह डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोगों को डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर टर्म होती है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हटा दी मैंने कैपिस की यहाँ से। तो अब यहाँ से देखें कि ये जो ए वेक्टर है ये हमारे पास ये इसका मैग्नीट्यूड है OP, देख रहे हैं ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखते हैं OP इंटू में ये क्या है B sin थीटा। अब B sin थीटा में B की वैल्यू देखो आप, यहाँ से B वेक्टर क्या है आपका OR है, देख रहे हैं क्या है OR, और आगे क्या आ गया sin थीटा। अब देखो इन ट्रायंगल OHR, अब मुझे पता है ये साइड बटे ये साइड, यानी कि RH अपॉन OR इज इक्वल टू थीटा कौन सा बनेगा साइन। तो RH मेरा कितना हो गया OR साइन थीटा। क्लियर, तो मैं OR साइन थीटा को दैट इज B साइन थीटा, OR क्या है B साइन थीटा, तो मैं B साइन थीटा की वैल्यू को क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ OR मींस B साइन थीटा। ये ना मेरा B sin थीटा मींस OR sin थीटा, तो OR sin थीटा को मैं ले सकता हूं RH, इसका मतलब OP क्रॉस RH। ओके, अब बताना OP क्रॉस RH क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम यहां लिख देंगे लेंथ गुना ब्रेथ। ओके, तो लेंथ गुना ब्रेथ। अब देखो लंबाई गुना चौड़ाई, ये किसका एरिया है बताओ सोच के, ये तो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम, OPQR। क्लियर, लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं आधा ट्रायंगल हाफ एरिया ऑफ OPR का, तो हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR। यहां से बताओ कि हम लोग क्या कह सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ A क्रॉस B। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का रूल आ गया, और पैरेललोग्राम का सीधा है लंबाई गुना चौड़ाई का मैग्नीट्यूड।
क्लियर? ये हमारे पास इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग रहेगा। अब इस एरिया से कुछ खास बातें जो मेन पॉइंट्स में होंगी अब वो पढ़ेंगे, तो वो मैं यहाँ स्टडी कराता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स। देखिए अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो वो हमेशा a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। नंबर 2, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ एरिया ऑफ a क्रॉस b के बराबर होगा। और तीसरा, इफ b1 and b2 be the diagonals of parallelogram, then area of parallelogram will be given by 1/2 d1 गुना d2। ये वाला भी रूल फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अवेलेबल हैं तो भी उनका एरिया निकाला जा सकता है 1/2, वो डायगोनल ही दो वेक्टर बन जाएंगे। और अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो जो साइड्स होती हैं ए और बी, उन वेक्टर्स का हाफ, मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो। और पैरेललोग्राम का निकालना है तो वो आप क्या करेंगे, वो सीधा उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे a क्रॉस b का। इस तरह से ये तीनों स्पेशली एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम इनकी कुछ मेन बातों को स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात पॉइंट से बता रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट्स। फर्स्ट पॉइंट यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, पहला पॉइंट याद रखो, इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा एक वेक्टर होता है। तो आप ये लिखें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज ए वेक्टर, एक वेक्टर होगा, ओके, एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है गिवन बाय एन कैप, किससे दी जाएगी, एन कैप से, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, गिवन बाय एन कैप, और यूज कौन सा करेंगे, यूजिंग स्क्रू रूल। कौन सा यूज करेंगे, स्क्रू रूल, या ओके, ये हमारे पास है यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, मतलब स्क्रू वाला रूल फॉलो किया जाएगा यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था। दूसरा देखिए, अब हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा इसका, कि क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर हमेशा क्या देता है, मैग्नीट्यूड। जो अगर इनका निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमेशा देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये दूसरी बात याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या देगा आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसके आगे मॉडुलस की साइन लगा देना। अच्छा, तीसरी बात देखें कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, मीन्स बताऊंगा क्यों नहीं होता, इट डज नॉट होल्ड, इट डज नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा, बट ये मैग्नीट्यूड में करेगा, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा। देखो कैसे, आप बट इन मैग्नीट्यूड इट वर्क्स, ये काम करता है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ भी ए बी साइन थीटा और यहाँ भी बी ए साइन थीटा, तो दोनों का तो बन जाएगी बात, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आएगी तो ये नेगेटिव होगा। ये बेसिकली इनफैक्ट असल में ये क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के होता है। ये बात आप याद रखना, क्लियर। तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ऐसे होगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल
हो जाता है, क्योंकि दोनों आंसर भी ये sin थीटा ही आता है। अब बात आती है फोर्थ की, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा? इट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या कहता था? A डॉट B प्लस सी शुड बी इक्वल A डॉट B प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ये यहाँ पे क्रॉस लगाना है, डॉट के केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव में डॉट लगाते थे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। तो बट एक ध्यान रखें, A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। आप यहाँ पे कोई भी ABC वेक्टर ले सकते हैं और यू कैन यूज इट, आपको ये पता लग जाएगा ये कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको पहले करके दिखाया, वही वेक्टर को कैसे अप्लाई किया जाता है, लेकिन अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सीखा है, तो आपको क्रॉस सिखाएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा ये सवाल करके यहाँ पे क्रॉस कैसे करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता बट मैग्नीट्यूड में होल्ड करता है। प्लस में इसका क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एन कैप से दी जाती है, जो वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट के लिए स्क्रू रूल फॉलो करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना कि अगर मान लो अपने एक वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही कराया क्रॉस, तो क्या कहेगा? ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दोनों वेक्टर सेम लाइन पे आ रहे तो थीटा कितना दे देगा? 0 डिग्री, और साथ में एन कैप होगा, तो आंसर क्या आया? 0 आ गया। इसका मतलब कोई भी वेक्टर अपने आप से क्रॉस कराए तो वो हमेशा आंसर 0 देता है। अब इसका उदाहरण देना चाहेंगे छठा, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर इसको हम यूनिट वेक्टर में अप्लाई करें तो काम कैसे करेगा? देखिएगा, एन कैप क्रॉस एन कैप, आंसर तो 0 आएगा रूल के हिसाब से आपका, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? जी तो 0 आना है रूल के हिसाब से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सभी क्या है? 0 है। बट इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्योंकि ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है, उसमें क्या होता है? देखिएगा, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, क्लियर? अभी आपको इनकी वैल्यू निकाल देता हूं। आई का जे से हो गया, फिर जे क्रॉस के एंड के क्रॉस जे, फिर क्या आएगा? के क्रॉस आई और आई क्रॉस के, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जब आई के बाद आप जे के साथ क्रॉस करोगे तो उसका तीसरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा के, बट जब आप उल्टा करोगे ना जे को आई से, तो आप उल्टी डायरेक्शन में आगे तो माइनस का के आएगा। इसको भी तरीका बताऊंगा शॉर्टकट। जे को के से करेंगे तो क्या आएगा? आई, सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन के और जे तो उल्टे हो गए तो माइनस का आई कैप आ जाएगा। के और आई, के आई जे आएगा, है ना, सीरियल ऑर्डर में, तो जे और यहाँ क्या आएगा? माइनस जे। अब इसे पता कैसे लगाते हैं? तो इसके लिए हम एक सर्कल बना लेंगे। इससे हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करो आई, यहाँ ले लेते हैं जे और यहाँ ले लेते हैं के। ध्यान से देखिए, जब आप यूं चलेंगे तो आएगा पॉजिटिव, और जब आप यूं चलेंगे, कैसे? ये तो यूं चल रहे हैं ना, और अगर आप यूं चलेंगे उल्टे डायरेक्शन में तो आएगा नेगेटिव। देखो, आई के बाद सीरियल ऑर्डर में जे, सॉरी ये जे है आपका, जे के बाद आई आएगा, लेकिन आई के बाद माइनस जे आएगा उल्टे डायरेक्शन में, तो आपको ऐसे चलना है, जे के तो आई आ जाएगा, आई जे तो के आ जाएगा, लेकिन उल्टा करें तो आई के उल्टे डायरेक्शन तो माइनस जे आएगा, जे आई तो माइनस के आएगा। इस तरह से हमने ये बनाया गया है, क्लियर? तो आप ये ध्यान रखें, जब आप यूं चलते हैं सीरियल ऑर्डर में तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आएगा पॉजिटिवली, लेकिन जब यूं चलते हैं तो उससे नेक्स्ट नेगेटिव होके आएगा, क्लियर? ये आपका ऑर्थोगोनल्स की फॉर्मेट में हो गया। अब और क्या बताएं? सेवंथ, अगर मान लो कि कोप्लेनर वेक्टर होल्ड करते हैं ये, तो कोप्लेनर की फॉर्मेट में हम लोगों के पास क्या रूल्स होगा इनके लिए? तो हम ये कहेंगे कि
अगली बात एंगल्स और कोप्लेनर्स की बात करते हैं। तो सपोज करो इफ वेक्टर ए एंड बी मेक्स थीटा बिटवीन देम, उनके बीच में थीटा एंगल बनाते हैं, तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। डायरेक्शन की बात करें तो थीटा कैसे निकलेगा इसका, ए क्रॉस बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास एंगल निकल आएगा। लेकिन ध्यान रखना क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड है वो तो सोलो की डिजिट नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी साइन थीटा, अब एन क्या पड़ जाएगा क्योंकि तो मैग्नीट्यूड हो चुका, तो साइन थीटा का फार्मूला ये वाला होल्ड कराया जाता है एंगल निकालने के लिए। अगली 8th प्रॉपर्टी कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, तो सोच के बताओ थीटा क्या होना चाहिए आपका 90, थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो ए बी साइन 90 दैट इज ए बी, ये हो गया आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का उन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लायर, उसी को हम लोग उसका मैक्सिमम बोलते हैं। और ये कब हो सकता है, जब थीटा 90 डिग्री का उनके बीच में परफॉर्म करता हो। बस समझ में आ रही है। अब उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उससे नेक्स्ट है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालें इसका। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए देखिए हमारे पास कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं। हमें पता है कि ए क्रॉस बी का वेक्टर को हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा और इनटू में एन कैप। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। तो देखो सीधी सी बात है, आप इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब हासिल कर सकते हो, जब थीटा 90 हो। अगर हम थीटा 90 रख दें तो हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर ए बी और एन कैप के बराबर हो गया। तो एन कैप हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी बटे में ए बी। ध्यान से देखिए ए क्रॉस बी अभी फिलहाल वेक्टर है और ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैंने इसमें मैग्नीट्यूड के अंदर क्या लगाया है, मैग्नीट्यूड निकाला है इसका। तो मुझे क्या करना होगा, ए क्रॉस बी, तो मेरे को यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये वेक्टर और बटे में इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये वाला हम ऐसे कर सकते हैं। ध्यान रखें ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर आएगा, लेकिन मॉडुलस लेते ही वो एक डिजिट बन जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला होल्ड कराता है। क्लियर। तो आप याद रखें कि हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, ए क्रॉस बी। देखो एन कैप यहां से भी समझ सकते हैं आप इस बात को कि हम लोगों को क्या करना है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, साइन 90 मैक्सिमम ले लिया तो एन कैप ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड हो गया ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ए क्रॉस बी के मल्टीप्लाई का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मेन फार्मूला हमेशा याद रखें यूनिट वेक्टर के लिए ये लगेगा। तो यहाँ से तो ये बन नहीं रही बात आपकी, यहाँ से तो ये एंगल निकालने में काम कर पा रहा है। तो इसलिए आप लोग इस पे ये वाली टेक्निक ना फॉलो करके सीधा आप यही लगाएं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ऐसे एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर। देखो ये यहाँ दे भी रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। ये दोनों वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड मार देंगे, हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो मैं ये सब नहीं करके दिखाता हूँ ताकि एक सवाल हो जाए यहाँ पे साथ के साथ। तो इन दोनों वेक्टर का मैं कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले आप वेक्टर ए को लिख लो, कितना है यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस का k कैप, और वेक्टर बी मेरे पास कितना है i माइनस j प्लस का 2k कैप। अब मुझे a क्रॉस b वेक्टर चाहिए, मैग्नीट्यूड बाद में निकालूंगा।
तो यहाँ पे आई जे के, ये देखो कैसे लिखते हैं आई जे के। अब आप क्या करो, सबसे पहले ऊपर वाले वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट्स लिख लो, यहाँ पे 2 3 1, फिर इसके लिख लो 1 -1 2। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आई लोगे तो ये लाइन कट, ये वाली ओरिजेंटल और ये वर्टिकल काट दो, तो 3 दूनी 6, और माइनस करोगे तो डायरेक्शन चेंज कर देना। 3 दूनी 6 + 1 7 आ गया, 6 + 1 7, फिर माइनस जे लगा लिया। जे वेक्टर जब लगाओगे डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तो ये लाइन कट गई और ये कट गई। अब आप पहले यूं कर रहे थे, देखो जब आप यूं चले तो आपने यूं करा था ना, अब आपको उल्टी डायरेक्शन में चलना है, तो ये और ये कट हो गया, तो ये हो गया 1 -4, 1 -4 प्लस के कैप, के कैप के लिए वापस वही फर्दर वाली डायरेक्शन, तो ये वाली लाइन कट और ये कट, तो -2 और -3। दोबारा देखें, बहुत सिंपल है, आई जे के लिखा, फिर हम पहले वेक्टर में आई जे की कोफिशिएंट लिख लेते हैं, बी के लिख लेते हैं। अगर आपको ये बी क्रॉस ए करना होता तो पहले बी के लिखते फिर ए के लिखते। करते क्या है, आई वेक्टर लिखा, ये वाली लाइन छुपा लो और ये छुपा लो। अब आपको क्या करना है, इसको इससे करना है, ध्यान से देखिए आप, आपको ऊपर से इस तरफ से चलेंगे हमेशा, जब माइनस लगाएंगे तो फिर ये वाला फॉलो करेंगे, तो 3 दूनी 6 और एक डायरेक्शन चेंज कर देना, माइनस ऐड कर देना, ये हो गया माइनस का 1 माइनस हो गया ऐड, तो 3 दूनी 6 और 1 7। ओके, फर्स्ट आया माइनस का जे लगाओगे, जब माइनस का जे लगाओगे तो ये लाइन छुप जाएगी और ये छुप जाएगी, तो अब उल्टी डायरेक्शन में कहा था मैंने 1 तो ये और माइनस का 4 ये हो गया, सेकंड भी होगा। और थर्ड मेरे पास क्या है, ये वाला, तो यहाँ क्या है मेरे थर्ड में मेरे पास कौन सा भी है, ये वाला। के में कैसे करेंगे, ये लाइन कट और ये कट, तो वही पहले वाली लाइन -2 और -3, क्लियर। अब इनको जोड़ के देख लो, 6 और 1 7 आई, और ये हो गया -3 + 3 जे, और ये कितना हो गया -5 -5 के। अब ये मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर को मुझे डिवाइड कर देना है, किससे, इस वेक्टर को मुझे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अब इसमें हमारे पास क्या चीज होगी, ये एक बार आपको दोबारा देखना पड़ेगा, ये वाला माइनस का जे जब हम करेंगे यहां से, तो हमारे पास माइनस का जे ये है और ये कट, तो 4 सॉरी हाँ डायरेक्शन गलत हो गई भी। ये देखो हमने क्या करा, आई में 6 करा था ना, 3 दूनी 6, और तो अब जे में जब हम करेंगे ये वाला माइनस में लगा चुका ना, इसलिए मुझे पैटर्न फॉलो नहीं बदलना पड़ेगा, पैटर्न नहीं बदलना पड़ेगा, ये हो गया। तो अब बताओ 4 - 1 कर दो, 4 - 1, तो 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -3 जे। दोबारा बता देता हूं, एक बार ध्यान से देख लो, आई और के में तो जब प्लस लग रहे हैं तब तो ये पैटर्न फॉलो करना है, अगर आप प्लस लगाओगे ना जे में तब तो डायरेक्शन चेंज करके करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट माइनस ऐड कर लिया हमने तो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, वही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो जे में ये कट और ये कट, तो हो गया 4 - 1, क्लियर। तो ये बन गया 7 आई -3 जे -5, ये तो आ गया वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैं सिखा चुका आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो रूट में लेंगे 7 7 49 प्लस 3 दिया 9 प्लस 25। अब इनका ये रूट सोल्व करें तो कितना आता है, देखो 25 और 9 कितना होता है हमारे पास 54, और प्लस का 7 वाला कितना होता है 25, और 9 कितना होता है, 9 और 5 34, 34 और 49, 34 और 9 13 83, तो ये रूट 83 आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड। अब बताओ क्या मैं ऐसे यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ, ये रहा, तो मेरा एन कैप यहाँ से क्या बनेगा बताओ, ए क्रॉस बी, ये आ गया 7 आई 3 जे -5 के और बटे में रूट 83, ये आंसर आ गया मेरा इस सवाल का। बस समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम अगला सवाल करेंगे जिसका काम देखेंगे नेक्स्ट। यूनिट वेक्टर तो ऐसे निकलता है, अभी एंगल का भी सवाल देखा था आपने कैसे निकाला था, अभी एंगल भी निकाल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, आप अगली प्रॉपर्टी करते हैं इससे नेक्स्ट। अब आप ये देखें कि हमेशा अगर एक और प्रॉपर्टी है, इफ
ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, क्या हो, कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं देन तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस क्रॉस सी शुड बी जीरो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी शुड बी जीरो। मतलब अगर कोई तीन वेक्टर दे और आपको कहे कोप्लेनर साबित कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे इस तरह से, वो एक वेक्टर आएगा, फिर उसको उसके साथ डॉट करेंगे, तो डॉट में क्या होता है, आई जे जे और के वाले लिखते हैं, बाकी सभी जीरोस हो जाते हैं। तो हमारे पास यहां से डॉट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी डिजिट, वो डिजिट हमें बता देगी जीरो है तो कोप्लेनर है, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं होंगी। इस तरह से हम कोप्लेनर का सवाल करेंगे। अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स देखो, इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अब कंपोनेंट्स कैसे हैंडलिंग करेंगे, देखो वेक्टर ए मैंने डॉट में भी सिखाया उसका फार्मूला, ए एक्स ए वाई जे और ए जेड के, और वेक्टर बी का क्या ले लेते हैं कंपोनेंट, बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के ले लिया। अब आपको मैंने से कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, आई जे के अभी मैंने करके दिखाया था ये आपको, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये ले लेंगे ऐसे, क्लियर। अब इनका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखो जी, तो हम किसका निकालेंगे, क्रॉस बी का, टर्म्स कंपोनेंट की फॉर्मेट में, आई ये कैंसिल, अभी बताया था इसको इससे कर लेंगे, तो ए वाई बी जेड रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे, बी वाई ए जेड, पहला तो हो गया। अब मैंने बताया था जब माइनस जे करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करना, ये जे कर दी तो ए एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स, ये वाली कट है ना, बी एक्स ए जेड, और जब आप कौन सा करेंगे, के का, के में कैंसिल तो ए एक्स बी वाई और बी वाई ए एक्स बी वाई बी एक्स ई वाई, क्लियर। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, डायरेक्ट रिजल्ट करना चाहिए तो देखो कैसे, इनमें नंबर डाल लो, देखो 1 2 3 और फिर ये क्या 4 5 6, क्लियर। अब ध्यान से देखो, आई के बाद कौन सी, आई एक्सिस, एक्सिस के बाद क्या आता है, वाई जेड और ये भी क्या है देखो वाई जेड, तो यानी कि वाई जेड मतलब कौन सा नंबर हो गया, देखो हमने ए वाई का नंबर देखो कितना है यहाँ पे 2 और बी जेड का कितना है 6, तो ये हो गया 26, क्या हो गया 26 माइनस बी वाई ए जेड, ये हो गया जी बी वाई ए जेड हो गया 53, तो आई लगा के 26 माइनस 53 रूल फॉलो करते हैं। जे के अंदर क्या करते हैं, ए एक्स बी जेड, तो जे कट गया ना, ए एक्स बी जेड 16 और माइनस का ये कट गई तो 4 और 3 यानी कि बी एक्स ए जेड यानी कि 43, माइनस जे लगा के 16 माइनस 43 फॉलो करते हैं। नंबर ऐसे भर लो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद और के में क्या करेंगे, के में लाइन कट जाएगी तो ये कट गई तो भैया 15, ए एक्स बी वाई 15 और फिर ये हो गया 42 42, ये हमारे पास पैटर्न याद रखो, 26 माइनस 53 और माइनस जे में लगेगा 16 माइनस 43 और के में लगेगा 15 माइनस 42। इस तरह से हम लोग इनके कंपोनेंट्स को याद कर सकते हैं शॉर्टकट से। और अगर शॉर्टकट ना करना चाहो तो बहुत आसान तरीका है, आई की ये लाइन कट करो, ये दिस माइनस दिस, जे के में माइनस जे लगा के और डायरेक्शन सेम वही फॉलो करें जो एक्स में फॉलो करी थी आई वाले में, दिस माइनस दिस, और के में ये लाइन कट और ये कट दिस माइनस दिस, ये भी सिंपल है, बहुत आसान है और याद हो जाएगा। अब हम अकेले सवाल करते हैं, ये हमारे पास सारे इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। हमने ये सवाल तो कर लिया, फर्स्ट सवाल देखते हैं, आपके का टॉर्क निकालो, और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे हैं। टॉर्क तो आप ध्यान रखें, टॉर्क का फार्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, आर क्रॉस एफ होता है, अभी तो आपको वैसे याद करना पड़ेगा क्योंकि हमें रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अब देखो कि क्रॉस आ गया, तो क्रॉस आ गया तो आप क्या करोगे, आई जे के लिख लेंगे पहले,
अब देखो रूल में आर वेक्टर आया, आर वेक्टर ये ना, इसमें के तो है ही नहीं, तो आप के की जगह तो 0 रख दो, और यहाँ 5 और यहाँ -3 रख दो, और एफ वाले में क्या रखोगे, देखो आई जे के इसका भी 0 है, तो आप यहाँ 4, यहाँ पे -10 और यहाँ पे 0 रख दो। अब आप क्या करोगे, आई को निकालोगे, है ना, आई वेक्टर करेंगे तो ये लाइन कट और ये कट, तो देखो दिस माइनस दिस 0, एक पार्ट कोई भी 0 हो गया ना, 2 हिस्सों में से तो खत्म है, इसका मतलब इसमें तो करने जो है ही नहीं, तो ये तो 0 - 0 हो जाएगा। माइनस जे लगाएंगे, जे लगाएंगे तो मैंने आपको क्या कहा, डायरेक्शन चेंज नहीं करना क्योंकि नेगेटिव ले चुके, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो देखो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 - 0। फिर के ले लेंगे, के पे देखो ये लाइन कट हो गई, तो ये हो गया 50 और माइनस का 12 ये और प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास इसको मैं सोल्व करूं तो मेरे पास कितना आंसर आएगा वो देखो आप। अब बताओ, ये पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट भी 0 हो गया, अब ये अपने माइनस का 38, तो माइनस का 38 के कैप आ गया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन की बात कही थी मैंने, तो देखो तो क्या था, आर क्रॉस एफ था, आर क्रॉस क्या था, एफ, तो टो मेरा कैसा लगा, माइनस का 38 तो मैग्नीट्यूड है, और माइनस का के कैप उसका आंसर आ रहा है, के पे माने अपोजिट ऑर्डर में वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोजिट ऑर्डर में वो काम करेगा, तो डायरेक्शन तो उसकी नेगेटिव जेड एक्सिस हो गई और मैग्नीट्यूड 38 हो गया उन दो वेक्टर्स के लिए जो डॉट में काम कर रहे हैं। अब अगली बार, अब हमारे पास ये दो सम हो चुके हैं, अब इन दो की बात करते हैं, पहले ये वाला करके देख लेते हैं। फोर्थ हमें दिया है ये, तो हम यहाँ से देखो शुरू ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है, वेक्टर ए और बी का पता है, तो हम ए क्रॉस बी को सोल्व करते हैं। देखो बी नो, बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 8 दिया, ध्यान से समझो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन हट गई, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अब ए का मैग्नीट्यूड देखो कितना है 2 है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे 5 है, तो 2 गुना 5 ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 8। बात समझ में आ रही है ना, ए का मैग्नीट्यूड 2 रख सकता हूँ, बी का मैग्नीट्यूड 5 रख सकता हूँ, तो ऐसे साइन थीटा निकाल लो आप। साइन थीटा कितना आ गया 8/10, काटोगे तो आ गया 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4/5 आ गया साइन थीटा। अब आप यूं बताओ कि साइन थीटा अगर 4/5 आ गया आपका, तो कोस थीटा तो निकल ही जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखो साइन से मैं कोस निकालने खाता हूँ, कोस थीटा का फार्मूला बताओ, 1 - sin स्क्वायर थीटा तो सबने सुना होगा है ना, तो √1 - sin, ये 4/5 का क्या हो गया स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 - 16/25, तो ये हो गया जी 25 - 16/25, रूट में कितना आ गया 25 16 गए कितने बचे बताओ सोच के, 9/25 बार क्या आ गया √3/5 आ गया ना, कोस की वैल्यू 3/5। अब मुझे बताओ क्या निकालना था, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, डॉट में कॉस होता है, आई एम सॉरी, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो पता ही है 2 गुना 5 और इनटू में कोस थीटा आपने निकाल लिया 3/5, 5 से 5 कट गया 6 आंसर आ गया, कितना आ गया डॉट बी 6 आंसर आ गया। बस भाई कुछ नहीं करा, ए क्रॉस बी 8 था उसका फार्मूला लिख लिया, ए बी का मैग्नीट्यूड साइन उठा लिया, लेकिन मुझे पता है कॉस का फार्मूला ये कैसे आया, अगर नहीं पता तो देखो आपने 10th क्लास में सुना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इस रूट को हटाएंगे तो इसका रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इसलिए हमने कोस थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू को रखा है, इसके हम लेके सॉल्व आउट किया 3/5 और उठा के डॉट बी के फार्मूले में सारी चीजें रख दी। अब अगला सवाल देखिए, अब थर्ड वाला देखिए, इसने क्या कहा ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, दिस वन है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये होता है हमारे पास, नाम तो नहीं पता, इक्वल टू कितना बोला AB/4 बोला। अब ध्यान से देखना, ये बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स A एंड B। अब इसने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड A क्रॉस B है, ठीक है, A एंड B है, तो उसका एरिया याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था
क्या फार्मूला होता है, सोच के बताओ इसका। इसको हम ये भी कह सकते हैं, याद हो तो आपको क्या कह सकते हो, देखो तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना आ गया है ना। अब मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता था लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई में कौन सा वेक्टर था, ए, और चौड़ाई में था बी साइन थीटा। याद आ रहा है आपको, दिखाता हूँ। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये डायरेक्शन ऐसे थी, ये पैरेललोग्राम बनाया गया था, ये एंगल आपका थीटा था, ये नॉर्मल डाला गया था। अब बताओ ये वाली और ये लंबाई चौड़ाई थी कि नहीं, ये वेक्टर ए था और ये बी था, लेकिन इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, बी साइन थीटा। याद आ रहा आप लोगों को। तो इसका मतलब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल करूं तो ए इंटू बी साइन थीटा लगा सकता हूँ, ए बी साइन थीटा। क्लियर, और आ गया ए बी बाय 4। क्लियर, बता रही है समझ में। अब आप बताओ ए बी से ए बी कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2/4 1/2। तो साइन थीटा आ गया हाफ, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30, क्योंकि 45 तो 1/√2 होता है ना साइन और कोस के लिए। तो थीटा आ गया 30 डिग्री। अब इसमें पूछो, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो तो निकल गया। ये थीटा एंगल तो इसने खुद ही बोल दिया ए और बी के बीच का है, सिंस थीटा इज एंगल बिटवीन A and B, that is 30, that is 30। ओके, बस समझ में आई है ना कैसे करा है। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो 1/2 तो लग गया, ये है हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ध्यान से समझो। हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल या हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सोच के बताओ। ध्यान से देखो, यहाँ हमसे गलती हो रही है, ये पैरेललोग्राम है तो हम हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करते हैं, यहाँ पे उसे बोलते हैं ट्रायंगल का एरिया। देखो हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के, है ना। देखो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की लंबाई गुना चौड़ाई वाला रूल लगाए ए बी, तो यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा कि नहीं, है ना। और आप ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का दिया था दिस, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बराबर था, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पे पढ़ चुके हैं हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन थीटा बनता है यहाँ से, इस पिक्चर से। आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। साइन थीटा कितना हो गया 2/4 1/2, साइन थीटा आ गया 30 एंगल हो गया बीच में। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा सारा था क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मुझे उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप एक जरूर कहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखा करें, ज्यादा देखने से आपके ही बेनिफिट्स होता है और उसमें आपकी ही नॉलेज इंप्रूव होती है। ठीक है, तो हम फिर दोबारा से अगले वीडियो में फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर, स्टे होम एंड अवॉइड फ्रॉम ourselves from COVID-19. Thank you so much. We will meet you once again in next class with next new topic. तब तक के लिए good day to all of you. Thank you.